हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, जो भी साथी प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन्हीं के लिए स्पेशल क्लास हम लाए हुए हैं ताकि आपकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। ठीक है साथियों, आज हम हिंदी की ये जो 6वीं क्लास है हमारी, ठीक है, हम अलग अलग कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। ये 6वीं क्लास है हिंदी की, जिसमें हम पद एवं पद भेद, जिसके अंतर्गत हम संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, साथ ही साथ कारक चिन्ह पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीधे हम शुरू करते हैं संज्ञा से कि आखिर संज्ञा होता क्या है। चलिए देखिए, संज्ञा, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, है ना भाई। इसका जो परिभाषित रूप में हम बात करें, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम को बोध कराने वाला जो शब्द है संज्ञा कहते हैं। आप 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे साथियों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, हिमालय, गुलाब आदि। आप इसको चित्र रूप में भी समझ सकते हो। देखो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये भी संज्ञा है ना। चाहे इंसान की बात करें या किसी फूल, पेड़, पौधे, सभी चीज आपका संज्ञा में आता है। क्लियर है। अब संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है उसको देख लो। तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है साथियों, तो मैं यहां बताना चाहूंगा। संज्ञा को जो मुख्य भाग हैं, याद रखना, ठीक है, संज्ञा के मुख्य 3 भाग हैं। भले ही हम बोलते हैं संज्ञा को 5 भागों में, लेकिन मुख्यतः संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। अब क्या क्या संज्ञा है देखो यहाँ। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, देखो जैसे राम, सीता, मोहन आदि व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार के। मोहन, राम, ठीक है, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखो इसमें, जैसे भारत है ना, किसी यहां पर ये तीनों चीजें यहां पर है। देखो, सबसे पहले हमने कहा व्यक्ति, स्थान, वस्तु। अभी हमने देखा व्यक्ति, है ना, ये हो गया आपका व्यक्ति। अब स्थान की यहां पर बात आती है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। याद रखना भाई, व्यक्ति आएगा स्थान में। जैसे भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें, करनाल की बात करते हैं। जैसे आप हमारे जांजगीर जिले की बात कर लीजिए, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, है ना। स्थान के जो नाम है वो किस में आएंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इट दैट्स क्लियर। उसके बाद देखो यहां पर वस्तु, है ना भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु। अब यहां पर आपने कहा, है ना, स्थान, व्यक्ति और वस्तु। अब जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, आपका वस्तुवाचक संज्ञा। क्लियर है साथियों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये पुरान सभी चीजें ना, ये सब वस्तु है भाई। उसके बाद दूसरा हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई, तो देखो, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक। देखो, किसका किसका होगा बोध जातिवाचक में, किसी जाति के सभी पदार्थ और प्राणी का बोध होता है। ठीक है। देखो यहां पर जैसे घोड़ा, गाय, शेर आदि पशु पक्षी के नाम, है ना भाई, ये सभी किस में आएंगे, जाति के अंतर्गत आएंगे, है ना। वैसे ही आम, केला, ये फल फूल के अंदर फलों की अलग प्रकार की जाति होगी ना। यहां पर फल बोल दिए, तो भाई फल में तो कई प्रकार की फल है, ये फल एक जाति है, बहुत सारे फल उसमें आते हैं। वैसे पशु,
पशु में भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें क्लियर है। चलो अब देखो यहां जातिवाचक के भेद हैं भाई। यहां पर जातिवाचक के दो भेद रखे गए हैं। क्या क्या दो भेद हैं? एक तो द्रव्यवाचक है और दूसरा है समूहवाचक, ठीक है ना। अब यहां द्रव्यवाचक क्या होता है उसको पहले देख लो भाई। तो जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है वहां द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। किसी भी धातु, सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, जो लिक्विड फॉर्म में है वो धातु है ना भाई। और धातु तरल पदार्थ लिक्विड में होगा, धातु क्या है सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो ये क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा है समूहवाचक। अब समूहवाचक में देखो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है वो समूहवाचक। जैसे यहां पर मैंने कहा कक्षा, है ना, चित्र में देख लो। यहां पर हमने कहा कक्षा, तो कक्षा मतलब बहुत से विद्यार्थियों का समूह। गांव मतलब बहुत से ग्रामवासियों का समूह या यूनियन, संघ, है ना भाई। तो ये क्या है सभी समूहवाचक, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा तीसरा संज्ञा के प्रकार है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक क्या होता है देखो, तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का जब बोध होता है साथियों, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। कैसे देखो, यहां पर जैसे मित्रता, मित्रता का भाव, सज्जनता का भाव, शत्रुता का भाव, गुण, दोष, ये आता है ना भाई। जैसे आनंद, क्रोध, श्रद्धा, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, है ना भाई, ये सभी क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। चीजें समझ में आ रही है ना। चलो तो ये रहा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा क्या होता है। उसके बाद में हमारा आता है साथियों सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के बाद हमारा सर्वनाम आता है। अब ये सर्वनाम होगा क्या उसको देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वनाम को समझो तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? सर्व और नाम, ठीक है। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द। तो क्या है इसका परिभाषित रूप में देखो, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं ना। हमने पढ़ा है ना भाई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, ये तमाम चीजें। जैसे राम, है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्व शब्द को क्या बोलेंगे सर्वनाम बोलते हैं। क्लियर है। चलो देखो अब बात करें हम साथियों सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। देखो अब सर्वनाम के कितने प्रकार होंगे, यहां पर 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। अब क्या क्या 6 प्रकार होंगे साथियों देखो, पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम देखने को मिलता है। अब इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है ना। अब इनके सभी प्रकारों को हम समझेंगे भाई क्रम से, ठीक। देखो सबसे पहले हम देखें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो परिभाषित रूप में हमको इसको समझना होगा। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। देखो बात करें हम उत्तम पुरुष की, तो जैसे मैं, हम,
ये उत्तम पुरुष। मध्य पुरुष में तू, तुम, आप। ठीक है। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मैं या हम, और मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए तू, तुम या आप, और अन्य पुरुष जो दूर में है जैसे ये, वे, वह। ठीक है ना। तो ये है तीनों पुरुष पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार की बात करें यहां साथियों, चलिए अब इन तीनों की मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पुरुष अब तीन प्रकार के, तीनों पुरुष की हम बात यहां नहीं करेंगे भाई। अब सीधे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सर्वनाम की। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक है। देखो ये भारत के वासी हैं, बोल रहे हैं ना भाई, ये भारत के वासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है, ये सभी किस में आएंगे? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है। चलो अब अगला देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसको। ठीक है ना। चलो अनिश्चयवाचक तो जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के निश्चित होने का बोध नहीं होता भाई, अनिश्चित होने का यहां बोध होता है। जैसे कुछ, कोई, ये निश्चित नहीं है ना। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, वो निश्चित नहीं है कौन खड़ा है। कोई है बोलते हैं ना, पता नहीं है, कोई है, निश्चित नहीं है कि कौन है वहां पर, लेकिन कोई ना कोई है। ठीक है। तो ये निश्चित, अनिश्चितवाचक। ठीक है ना। अब अगला देखो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक में देखो जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के साथ कैसे? जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सभी के साथ जुड़ेगा। यहां पर देखो, अब यहां एग्जाम्पल्स को देखो, ये तीनों एग्जाम्पल्स को देखो भाई। जो प्रयत्न करता है वह फल पाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। जो, देखो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। एक दूसरे से क्या है? ये जुड़ा हुआ है ना भाई। चलो अब अगला देखो, इसमें प्रश्नवाचक। अब नाम से स्पष्ट है ना, जिसमें प्रश्न करने का बोध होता है भाई, और प्रश्न से संबंधित से कौन, क्या, कहां, क्यों, कैसे, ये सब। राम को कौन नहीं जानता, तुम क्या करते हो, है ना भाई। तो ये सभी किस में आएंगे? हमारा प्रश्नवाचक। क्लियर है। अब देखो यहां निजवाचक। निजवाचक मतलब निजी, स्वयं की यहां पर बात की जाती है ना। तो उसे निजवाचक कहेंगे। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, तीनों पुरुषों में इसका उपयोग होता है ना। जैसे भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, आप भला तो जग भला, ये सब किस में आएंगे? निजवाचक में आते हैं। तो ये रहा साथियों सर्वनाम क्या होता है। ठीक है ना। अभी देखो, अब क्या देखेंगे साथियों? विशेषण। विशेषण होता क्या है? सुने होंगे ना। देखो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जिन शब्दों की विशेषता बताती है उसे विशेष्य, और जिनकी विशेषता बताए उनको, चलो ये तो विशेष्य, देखो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य ना। जैसे एग्जाम्पल देखो यहां, चंचल बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही है क्या? कि जो बालक कैसा है? चंचल है ना। विशेषता किसकी बताई जा रही है? बालक की। तो यहाँ चंचल विशेषण है और बालक विशेष्य है। ठीक है ना। अब देखो विशेषण के भेद इसको प्रकार भी बोल सकते हैं भाई।
4 प्रकार के। क्या क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना? अब इन चारों को अच्छे से पढ़ लो भाई। देखो, गुणवाचक क्या है? तो जिन शब्दों से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में ईमानदार, परिश्रमी, योग्य, दोष में आलसी, बेईमान, रंग रूप में काला गोरा, आकार प्रकार में लंबा मोटा, स्वाद में खट्टा मीठा, गंध में गंधहीन सुगंधित। इस तरह से समझ गए ना गुणवाचक को। उसके बाद में है साथियों संख्यावाचक। नाम से स्पष्ट है भाई। यहाँ देखो, जिनमें संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगा? हमारा संख्यावाचक, है ना? जैसे 1 2 3 संख्यावाचक, ये सभी चीजें आ जाएंगी ना, है ना? चलो, अब ये भी 2 प्रकार, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक 2 प्रकार के। निश्चित में जिसमें निश्चित वस्तु प्राणी आदि के बोध होते हैं, है ना, जिसको गिन सके, क्रम में रख सके, है ना, ये सभी निश्चित वाचक होगा। और अनिश्चित वाचक मतलब जिसको निश्चित हम नहीं बता सकते। जैसे कुछ कुछ होंगे, कुछ रुपए दे दो, निश्चित नहीं है कि कितना मांग रहा है ना, थोड़े बहुत हो तो बताओ, ऐसा बोलते हैं ना भाई हम लोग। तो ये क्या है? अनिश्चित। क्लियर है ना? उसके बाद में आता है देखो परिमाणवाचक विशेषण। अब यहां परिमाण से तात्पर्य क्या है? तो जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के माप या नाप तौल का बोध हो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है ना भाई। नाप तौल परिमाण से ही तो संबंधित है। अब ये परिमाण भी 2 तरीके से, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में जिसका नाप निश्चित है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाप हो, जैसे 4 गज कपड़ा 10 लीटर दूध दे, हम बोलते हैं ना भाई, तो वो निश्चित है उसका परिमाण। और अनिश्चित में जिसका परिमाण निश्चित ना हो, थोड़ा पानी लाओ, कम चीनी डालो, थोड़ा सा दूध पीना है, थोड़ा सा पानी दो, ये बोलते हैं ना, वो निश्चित नहीं है। परिमाण हम उसका निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, अनिश्चित वाचक। ठीक है? उसके बाद अगला देखो सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है ना भाई? सार्वनामिक या संकेतवाचक, तो किसी सर्वनाम शब्दों में संकेत पाया जाए वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर हमारा है, संकेत दे रहे हैं भाई उसको, है ना, कि यह घर हमारा है। तुम किस गली में रहते हो, किस मोहल्ले में रहते हो, संकेत दे रहे हैं ना भाई। तो ये सार्वनामिक या संकेतवाचक होता है। ठीक है? अभी देखो यहां कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना। देखो, विशेष किसको बोलेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। और विशेषण जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए वो विशेषण, है ना भाई। मतलब देखो, अब विशेष्य और विशेषण तो समझ गए। अब यहां प्रविशेषण क्या होता है, पेपर में आया हुआ है भाई, प्रविशेषण को भी समझ लो। तो प्रविशेषण विशेषणात्मक शब्द कहते जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं। अब देखो भाई, विशेषण पर विशेषण लग रहा है ना, तब उसको कहेंगे प्रविशेषण। देखो, वह भोला है, लेकिन कैसे भोला है? बड़ा भोला है। मोहन चतुर है भाई, मोहन की विशेषता बताई जा रही कि चतुर है, लेकिन कितना? बहुत चतुर है। तो यही जो है प्रविशेषण कहलाता है। समझ गए? विशेषता की और विशेषता बताई जाए मान लो, ठीक है ना भाई, तो प्रविशेषण। चीजें क्लियर हो रही है ना? तो ये रहा विशेषण, और काफी अच्छे तरीके से हमने विशेषण को जान लिया है भाई। ठीक है? उसके बाद क्या आता है साथियों? देखो, अब विशेषण के बाद में आएगा क्रिया। ये क्रिया क्या होता है ना? तो देखो, जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध, अर्थात
किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी कार्य हो, यदि हो रहा है या आप कर रहे हो, जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सूरज कॉलेज जा रहा है ना भाई, ये सभी क्या है, कार्य हो रहे हैं। ये सभी किस में आएंगे, क्रिया में। क्रिया एक विकारी शब्द है, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिया के भेद की यहां बात करें, भेद अर्थात उसी को प्रकार भी बोल देते हैं, याद रखना है ना। तो क्रिया के दो प्रकार होंगे, क्या क्या, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। अब हम इन्हीं दो को पहले अच्छे से समझ लेते हैं भाई। सकर्मक क्या होगा, देखो, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता, अर्थात कर्म पर पड़े, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़े, ठीक है ना, सकर्म अर्थात जिसमें कर्म हो, याद रखो भाई, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें कर्म हो मतलब कुछ कर रहा हो। देखो एग्जाम्पल में सकर्मक, स माने साथ, कर्म मतलब क्रिया, जिसमें क्रिया साथ है वो सकर्मक। जैसे मैं लेख लिखता, मैं लिखता हूं, कर्म क्या लिखता है, लेख लिख रहा है ना, कर्म साथ है, इसलिए इसको सकर्मक बोल देंगे। जैसे भौरा फूलों पर रस पीता है, अब भौरा रस पीता है कहाँ, फूलों पर, कर्म है ना भाई उसमें, तो इसलिए ये क्या है, सकर्मक। अब यहां देखो अकर्मक क्या है, तो जिसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं, जैसे अब राकेश सोता है, ये अकर्मक है, और यहीं पर मान लो राकेश खाट पर सोता है या बेड पर सोता है बोले तो वो सकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहां पर केवल राकेश सोता है, अब कहां पर सो रहा है वो पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्लियर है चीजें, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो ही प्रकार हैं, छोटा ही है भाई, ठीक है ना। चलो साथियों, अब देखो अंतिम है हमारा इस यूनिट का, इस पद एवं पद भेद टॉपिक का ये लास्ट है, फिर ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा भाई। कारक, अब ये कारक क्या होगा, देखो कारक की हम बात कर रहे हैं ना, तो कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कौन करता है क्रिया को, कारक करता है। जब क्रिया को करने में कोई न कोई भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं, है ना भाई। अब कारक के प्रकार देखो, उदाहरण को देखो पहले, है ना। तो कारक में देखो, राम ने रावण को मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मतलब कारक के भेद पर पहले आओ। तो कारक के 8 भेद होते हैं साथियों, याद रखना, कारक के कितने भेद होंगे, 8 भेद होते हैं, है ना। देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। तो ये कारक के भेद को आपको याद रखना होगा। अब देखो यहां पर ज्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा दिया है भाई, हम इसको ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे, इसमें एक ट्रिक होता है और उसी ट्रिक पर हम चलेंगे। देखो कैसे, ये करता है, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, यही बस याद रखो, ठीक है। संप्रदान को, के लिए, और आपादान से, इसमें अलग होने का भाव आएगा। संबंध का, के, की, और अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ, है ना भाई। ये कैसे होगा, है ना, सवाल ये भी है। जैसे कर्ता का उदाहरण देख लो, यहां पर राम, तो कर्ता ने, यहां पर ने जुड़ा हुआ है ना राम के बाद, तो यही क्या है, ने कर्ता कारक। कर्म को आता है तो को जुड़ेगा कर्म में, है ना। तो इस तरह से ये कारक चिन्ह हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है साथियों, आपका ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, ठीक है। चलो अब कल के वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।